नमस्कार दोस्तों, आप सुन देख रहे हैं हेलो एग्जाम। मेरा नाम है आदित्य राहुल और हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि हम लोग जैसे 9 दिन 9 खाने की बात करें। हम लोग पहले बात करें, हम लोगों ने एडवोकेट से बात करी। हम लोगों ने जाना कि सिर्फ ईमेल्स लाइफ में अलग अलग प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं और पुरुषों के मुकाबले। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम और आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, थोड़ा सा मैं दर्शकों को शुरुआ दूँ। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी चौहान है और मेरी प्राथमिक शिक्षा उगरा नामक एक छोटे से टाउन में हुई। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैं बनारस में पढ़ी और MBBS की पढ़ाई मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में BS मेडिकल कॉलेज से की। फिर मैंने DGO अपना IPGMER SSKM हॉस्पिटल से किया और उसके बाद MS गायनी GSV मेडिकल कॉलेज कैंपस। तो इतना लंबा आपने सफर तय किया है, तो पहले तो मैं आपको कहूँगा कि बहुत मुश्किल बात, क्योंकि हर किसी लड़की के लिए फीमेल के लिए बहुत ईजी नहीं होता और बहुत सारी परेशानी आपको भी आई होंगी। सबसे पहले हम प्राथमिक की बात करते हैं। आपने जो इनिशियल अपनी एजुकेशन के साथ में बनारस की, तो बनारस में मैम कैसा माहौल रहा, घर का कैसा माहौल रहा? घर में ये था कि इंटरमीडिएट के बाद लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था और मेरी जो शुरुआती शिक्षा थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई। जैसा कि मैंने बताया, ओबरा एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट था, पार्लर की पोस्टिंग वहीं पे थी। तो वहाँ से प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई। गवर्नमेंट स्कूल था, अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। फिर जब वहाँ से निकल के पार्लर का ट्रांसफर बनारस हुआ तो ये हुआ कि बनारस आना है। बनारस का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, बहुत अच्छा, BHU से एफिलिएटेड स्कूल था। तो उसमें आउटसाइडर सिर्फ 3 बच्चों को लिया जाता था, बाकी सब BHU के ही जो भी वहाँ पे इनसाइडर रहते थे। तो उस टाइम में सब किसी को लगा कि एक छोटे शहर से आई बच्ची वो एग्जाम क्रैक कर पाएगी कि नहीं। बट मैंने एग्जाम दिया और एक छोटा सा किस्सा, मेरी सिस्टर साथ देखी तो वहाँ इतनी भीड़ देखी कि उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि इसका सिलेक्शन होगा, पापा आपने एक ही स्कूल का फॉर्म डलवाया है। और जो भी मेरी मेहनत का नतीजा सामने आया और फिर मेरा सिलेक्शन उस स्कूल में हुआ। उसके बाद 12th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पे की, बट कुछ कठिनाइयाँ वहाँ भी आई, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम से गई। सडनली सब कुछ इंग्लिश में हो गया, बट अपनी मेहनत लगन के साथ मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया और 10th और 12th अच्छे मार्क्स से पास किया। घर की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? क्या मम्मी पापा या रिलेटिव कहते हैं यार लड़की की शादी करा, छोटे गांव में अक्सर होता है, इतना पढ़ा के क्या फायदा? तो इस चीज को कैसे टैकल किया आपने और आपकी फैमिली? देखिए, हमारा परिवार, मेरी आज जो मैं जहाँ पर भी हूँ इस तक लाने में मेरे पिता की सोच और माँ की मेहनत, 2 चीज़ों ने बहुत, इसका मैं बोलूँगी, योगदान। मेरे फादर की शादी, मदर की शादी 1970 में हुई और मेरी माँ तब, मेरे नाना जी बहुत कम एज में एक्सपायर कर गए थे। तो मेरी माँ पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर 10th के बाद उनकी शादी करनी पड़ी क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी। माँ शादी होके आई, फिर पारिवारिक समस्याओं में सभी के घर में रहता है उलझ गई। मेरे पिता की सोच ऐसी थी कि जब हम तीनों भाई बहन थोड़े से बड़े होने लगे तो उन्होंने मेरी मदर को आगे पढ़ने की शिक्षा के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जितनी इम्पोर्टेंट लड़कों की पढ़ाई है उतनी ही इम्पोर्टेंट लड़कियों की पढ़ाई है, क्योंकि एक परिवार को आगे बढ़ाने में एक शिक्षित माँ का जितना रोल होता है वो शायद अशिक्षित माँ को पूरा नहीं कर पाती। तो पापा ने मम्मी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और हम तीनों भाई बहन, मेरी सिस्टर भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, भाई भी था, लेकिन हम तीनों को हर चीज में बराबर का मौका दिया गया। तो पापा की ये जो सोच थी कि मैं अपनी लड़कियों को कभी भी लड़कों से कम नहीं रखूंगा, इसने मुझे मेरी MBBS की पढ़ाई के लिए बहुत प्रेरित किया। और ये उन्हीं का सपना था। वो मुझे BHU के हॉस्पिटल में लेके जाते थे, एप्रन में बच्चों को दिखाते थे कि बेटा देखो एक दिन तुम्हें भी ऐसे बनना है। तो पढ़ाई के लिए, और मेरी माँ की कड़ी मेहनत, मतलब उन्होंने हमें कभी भी, कि ऐसा नहीं कि हमें घर के काम नहीं आते थे, तो सारे घर के काम आते थे, लेकिन पढ़ने का बराबर से मौका भाई बहनों को मिला। तो ये जो सोच थी और उनकी मेहनत थी जो मुझे जिसने बहुत प्रेरित किया। जैसे कि मानने वाले इस पॉइंट पे कि डॉक्टर बनी इंस्पिरेशन नाम से आपने बताया कि आपके फादर साहब ने कहा कि बच्चों को कोट वाइट पहना देखा और पता है कि आपको भी एक दिन पहनना है। सबसे पहले दोस्तों में एक चीज छोटा सा आपको बताते हैं, अगर आप कोई चीज सपना देखते हैं तो उसे कहते हैं ना कि हकीकत में पूरा करने से बहुत मेहनत लगती है। कितनी मेहनत लगी आपको एक छोटी सी बच्ची जो स्कूल ड्रेस में थी, आज वो एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म में व्हाइट कोट में। फीलिंग कैसी होती है पहले के बारे में सोचती है तो, और कितनी मेहनत? ये जो देखिए डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है ये बहुत ही लंबा एक कोर्स होता है, लगभग आपके 12 साल इसमें निकल जाते हैं, लगभग, ये तो मैं अभी बता रही हूँ। और इंटर करने के बाद चुनौतियां सामने आई, क्योंकि जैसा हमने बताया कि
उस वक्त हमारे टाइम में ऑल इंडिया पीएमटी में सिर्फ 1674 एमबीबीएस सीट्स थी। जी। और ऑल ओवर इंडिया जब आप वो एग्जाम के लिए बैठते हैं तो कोई भी श्योर नहीं होता कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उस दौरान सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, एक साल तक मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर किसी भी चीज में, किसी शादी ब्याह फंक्शन कहीं पर भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो ध्येय मन में एकदम क्लियर था कि मुझे ये एग्जाम निकालना है चाहे किसी भी तरह। तो उसके लिए वो दिन रात की मेहनत, अपने अपने मेहनत पर विश्वास और सच्चाई, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ ही परिवार का पूरा सहयोग। एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, 5 साल मेहनत से पढ़ाई की। अब आया इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम भी हमारे टाइम में बहुत टफ होते थे। जब मैंने एग्जाम दिया तो रैंक थोड़ी पीछे आई कि मुझे डिप्लोमा गायनी ऑप्स मिल रहा था। तो चूंकि एक बार एग्जाम लेने पर मिल रहा था तो अब मुझे लगा कि अभी जो सामने है पहले उसको ले लेते हैं। मैंने डीजीओ वहां से किया एसएसकेएम हॉस्पिटल से। जब डीजीओ भी कर रही थी तो मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि नहीं, मुझे एमएस एग्जाम निकालना है। तो मैं जब डीजीओ का कोर्स परस्यू कर रही थी उस टाइम पर भी मैं लगातार एमएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, साथ ही अपना डीजीओ का काम भी करती रहती थी। और फिर एमएस डीजीओ क्लियर किया मैंने, मैं टॉपर की बैच की डीजीओ में भी। और उसके बाद फिर जब 6 मंथ्स बचे थे और मैंने फिर से एकदम अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट करके और 6 मंथ्स अच्छे से पढ़ाई की और फिर एमएस में सिलेक्शन 2010 में। जैसे आपने देखा कि आप टॉपर से थोड़े से बैक बेंचर है, मैं थोड़ा सोचूंगी कि हमारे लिए मुश्किल हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये पर्सनल टैलेंट होता है और बैक बेंचर्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप पीछे बैठते हैं या आगे बैठते हैं ये मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हैं वो कितनी लगन ईमानदारी से, आप 24 घंटे बुक खोल के बैठे हैं और आपका ध्यान बुक पे नहीं है तो वो नहीं मैटर करने वाला। और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे हैं, एट द सेम टाइम आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि रिक्रिएशन का भी एक फॉर्म बहुत जरूरी है। अभी करंट जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चे बहुत जल्दी हताश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करिए। वो भी आपको जीवन की बहुत सारी बाधाओं से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप उसमें हार गए तो आपको अगली बार कैसे अच्छा करना है ये शायद वो गेम ही आपको सिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आगे हैं या पीछे बैठते हैं, अब लगन और मेहनत होगी। हम जैसे आपने बताया कि बहुत लंबा सफर होता है और 12 साल से पढ़ाई थी, कई बार मन में आता होगा गलत फील्ड में आ गया, नहीं करना चाहिए था, बोल देते हैं क्या यहीं पे हम ड्रॉप कर, कुछ ऐसे ख्याल आए। पर उनको कहते हैं कि जो बच्चे अभी एमबीबीएस कर रहे होंगे, बच्चियां भी कर रही होंगी, कई लोगों को सामने सपोर्ट होता है पर कई लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिलता, वो बहुत मुश्किल से जाके पढ़ाई करती है। और फिर उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके मन में एक समय के लिए ख्याल आता है? देखिए, ये ख्याल तो मेरे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि ये जो मैंने बताया कि मेरे फादर की सोच थी कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं करना है, आपको नाम कमाना है और समाज सेवा में जाना है। मतलब उनका ये सपना था कि डॉक्टर पेशा एक ऐसा है जिससे आप जिसमें हो कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भी चीज थोड़ी सी प्रेशस होती है वो मेहनत भी उतना ही मांगती है। तो ये तो मैं सबको बोलूंगी कि लगन अगर है और आप लगातार लगे रहिए, क्योंकि छोड़ देना कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ख्याल तो कभी भी नहीं आया। और मैं सभी करंट जनरेशन को बोलना चाहूंगी कि कितनी भी मेहनत लगे, आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए आप अनवरत प्रयास करिए। और जब ये लगने लगे ना कि अब मुझसे नहीं होगा, तो ये समझिए कि मंजिल एकदम पास है, बिल्कुल पास है। ये बहुत प्यारी बात है। जब लगेंगे आप थक चुके हैं, छोड़ देते हैं, याद रखिएगा बस सफर का अंतिम पड़ाव आपके पास है और आपको थोड़ी देर बाद ठहराव मिल जाएगा। मैम, एक छोटा सा सवाल और कि जैसे कि कई बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग स्कूल, एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा आ जाते हैं, जिसके बाद कई लोग कहते हैं गलत है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, नहीं, एज ऐसी होती है और एक कंपेनियनशिप होना कोई बुरी बात नहीं है ये मैं कहूँगी, लेकिन आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप पूरा समय अगर एक ही चीज में देंगे तो आप अपने गोल को ध्यान में नहीं रख पाएंगे, और अगर आप सिर्फ अपने गोल को ध्यान में रखेंगे, देखिए ये चीज ऐसी होती है कि फेजेस ऑफ डिप्रेशन आते हैं, कभी आप बहुत परेशान होते हैं। तो अगर एक अच्छा कंपेनियन है तो ये कभी भी आपको गलत राह पे नहीं लेके जाएगा। तो वो चूज करना कि हाँ आपका कंपेनियन सही है, और रिलेशनशिप में होना कोई गलत बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप अपना जो
जो भी आपका गोल है उसको ध्यान में रखते हुए अपना समय बहुत वेस्ट ना करें और अपनी चीजों पे कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और अपने कीमती समय देने के लिए। और जो बच्चे हमें देखते हैं जैसे कि वुमेन कल के प्रोग्राम, तो उन वुमेन से बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, और जो माता पिता सोचते हैं कि हमें अपनी लड़की को नहीं पढ़ाना, उनके लिए क्या? एक मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगी इसके रिगार्डिंग। एक बार मैं सिजेरियन कर रही थी एक पेशेंट का और उसको 5वीं बार लड़की पैदा हुई। बच्चा लेकर स्टाफ बाहर गया, अचानक से स्टाफ इतना परेशान होकर आया कि मैम वो लोग बेबी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। और बाय द टाइम मैं ऑपरेशन खत्म करके बाहर पहुंची, पेशेंट उसके फादर बच्ची के और उसकी दादी, वो दोनों लोग वहां से जा चुके थे, मेडिकल कॉलेज की बात है। और फिर हमने बहुत प्रयासों के बाद फोन नंबर निकाल के उनसे फोन करके, और जिस तरह से पेशेंट उल्टी टेबल पे रोना शुरू की, जिस तरह से घर वाले बिलख बिलख के रो रहे थे, वो मेरी लाइफ में मोमेंट, मेरा गोल उसने चेंज कर दिया कि मुझे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनना है, मुझे समाज में एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं है। तो अभी के समय में ये साबित भी हो रहा है, हर फील्ड में साबित हो रहा है कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। और मैं सभी गार्जियन को, सभी उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप लड़कियों को बराबर का मौका दें। और एक दिन आप देखिएगा, मैं अपने हर पेशेंट को आज भी जो लड़की होने पे दुखी होते हैं, मैं खुद का एग्जाम्पल सामने रखती हूँ, क्योंकि मैं तीसरी बेटी थी अपने घर में। मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, भैया था और मैं थी। और मेरे फादर मेरे होने पे इतने खुश हुए थे, उन्होंने लड्डू बंटवाए थे। तो मैं ये एग्जाम्पल अपने हर उस पेशेंट को भी देती हूँ कि मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। तो मैं हर गार्जियन को बोलूंगी कि आप अपनी बेटी को पूरा बराबर का मौका दें, और आप देखिएगा कि वो बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं।